जीली एक चालाक हाई स्कूलर है जो अपनी बैडी गर्लफ्रेंड संग वीआर गेम खेलना चाहता है। मगर थंडर कुन की और योजनाएं हैं। वह उसे लॉग इन से पहले झटपट उड़ा देता है और जी उसी गेम के अंदर जा फंसता है। पहले वह सपने में देखता है कि तुरंत ओपी बनकर गर्लफ्रेंड को गुंडों से बचा लेता है और लगभग ही किस मिलती है। पर नहीं, यह बस सिर्फ सपना था। वास्तव में वो एक गिरगिट के चुंबन से एक ऐसे रेगिस्तान के बीच में जाता है जो मीलों तक खाली फैला है। उसे शुरुआती गांव में पहुंचना था, फिर भी किसी अज्ञात कारण से वह खुद को एक तपते हुए रेगिस्तान में फंसा हुआ पाता है। गर्मी के कारण हवा भारी लग रही है और उसका शरीर पहले से ही दर्द करने लगा है। सोचते हुए कि पहले शियाओमी से संपर्क करना है, वह झट उसका यूजरनेम डालता है, पर डेटाबेस त्रुटि दिखाता है। उलझन बढ़ती है। उसे यकीन है वह शियाओमी की बात कभी नहीं भूलता। बार बार कोशिश कर नाकाम होकर आखिर वह खुद गांव जाने का फैसला करता है। वह रेगिस्तान में अनजानी दिशा में चल पड़ता है, बिना जाने। समय बीतते बीतते उसे समझ आता है कि चाहे कुछ भी करे, वह इस मरुभूमि से बाहर नहीं निकल सकता। असहनीय गर्मी उसे हाँफने पर मजबूर करती है। अत्यधिक पसीने से वह समझता है कि वह जल्द निर्जलित हो जाएगा। मदद हेतु वह कस्टमर सेवा से संपर्क करता है, पर कोशिश नाकाम रहती है। खींच बढ़ती है। गुस्सा चढ़ते ही वह ठानता है, बस बहुत हुआ। वह खेल छोड़ना चाहता है। वह लॉग आउट विकल्प दबाता है, पर सिस्टम इनकार कर देता है। उसे एहसास होता है कि चाहे जितनी कोशिश करे, वह खेल से बिल्कुल नहीं निकल सकता। वह छा जाता है। वह बार बार बटन दबाता रहता है और अंततः सिस्टम फ्रीज होकर रीसेट हो जाता है। स्क्रीन फिर दिखते ही खेल नया संदेश दिखाता है, उसे अनंत घंटों तक बचे रहने का आदेश। यह समझकर कि वह खेल में फंस चुका है, जीली हताश होकर जमीन पर ढह जाता है। बेचारा लड़का सिर्फ क्रश को प्रभावित करना चाहता था। फिर भी एक साधारण फैसले के चलते वह रेगिस्तान में फंसा है। न बाहर निकलने का रास्ता, न किसी से संपर्क। 8 घंटे गुजरते हैं, तब जाकर वह खुद पर तरस खाना छोड़ देता है। स्थिति की सच्चाई स्वीकार कर वह ठानता है, इस घातक खेल में बचना है तो तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसका पहला लक्ष्य पानी खोजना, क्योंकि गला सूखा है और ताकत घट रही है। वह जमीन से एक पत्थर उठाता है और तुरंत पहचान लेता है कि इस प्रकार का पत्थर आमतौर पर पानी के स्रोतों के पास दिखाई देता है। उस सुराग से वह बढ़ते संकल्प से उसके निशान पर चलता है। अनजान की भूखा भेड़िया उसे अगले भोजन हेतु शिकार समझकर पीछा कर रहा है। लंबी थकाऊ पैदल यात्रा के बाद वह गुफा पहुंचता है और कटोरे में गिरती चमकती बूंद देखता है। उसे लगता है दुआ कबूल हुई। वह लपककर पीता है, मानो जान उसी पर टिकी हो। आखिर संतुष्ट होकर वह जमीन पर ढहता है, भारी सांस लेते हुए अगली चाल की योजना शुरू करता है। वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और महसूस करता है कि नक्शा केवल उन्हीं क्षेत्रों को दिखाता है जिन्हें उसने पहले ही खोजा है, यानी वह पूरी दुनिया नहीं देख सकता। स्थिति देखकर वह समझता है कि वह नया खिलाड़ी है। उसके सारे गुण कम हैं और आक्रामक कौशल नहीं। इसलिए अगर कोई ताकतवर राक्षस हमला करे, तो वह सिर्फ भाग सकता है और बचने की उम्मीद कर सकता है। तैयारी के लिए दृढ़ वह इक्विपमेंट मेनू खोलकर बेसिक गियर पहनता है। फिर विशाल तलवार निकालकर वजन और संतुलन समझने को उसे घुमाता है। ब्लेड इतना तेज है कि पत्थर आसानी से चीर देता है, जिससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है। जैसे ही वह शिकार के लिए गुफा से निकलने को होता है, पीछे से अजीब आवाज गूंजती है। रुक जाता है, समझता है अकेला नहीं। सावधानी से वह गुफा में जांचने आगे बढ़ता है, जब तक हड्डी पर ठोकर न खा ले। नजर उठाते ही उसे भय से एहसास होता है कि उसके आगे कंकालों का ढेर दूर तक फैला है। इस मौके पर कोई भी समझदार भागता, पर झीली की बचाव प्रवृत्ति कमजोर है, इसलिए वह रुककर हड्डियां देखता है। वह काटने के निशान ध्यान से परखता है और तुरंत समझता है कि वे भेड़िए के हैं। यह एहसास उसे झटका देता है और वह भागता है, पर अब देर हो चुकी है। भेड़िया हवा में उछलता है, जबड़े चौड़े खुले, वार को तत्पर। जेली आखिरी पल झुकता, बच निकलता, पर दैत्य फिर भी उसके अग्रबाहु को चीर देता। वह प्राणी डेजर्ट वुल्फ है, लेवल 5 का खतरा, मजबूत स्टैमिना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकता है। भागने से अटल अंजाम टलेगा। जेली अब समझता है, उसे लड़ना ही है। तलवार कसकर थामे वह खुद को युद्ध मोड में झोंक देता है, भानकर कि शियाओ में से बहुप्रतीक्षित डेट पाने से पहले नहीं मरेगा। हकीकत में जीली अपने शहर का कनिष्ठतम 6th डैन धारक था। उसने केंडो सीखा क्योंकि उसकी माँ केंडो पर फिदा थी और केंडो स्टार मुचूनिया की कट्टर प्रशंसक थी। इसलिए उन्होंने उसे कक्षाओं में भर्ती कराया। इसी तरह जीली खुद को केंडो शिक्षक के सामने पाया। वहां समझा दुश्मन का डर उसकी कमजोरी से है। उसने अभ्यास शुरू किया, मौसम या समय की परवाह बिना। वह हारा, अपमानित हुआ, घायल हुआ, पर नहीं रुका, जब तक आखिर सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी नहीं बना। और तब भी उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा क्योंकि उसे कम उम्र से ही पता था कि केवल मजबूत लोग ही दुनिया में जीवित रहते हैं।
वर्चुअल रियलिटी में भेड़िया फिर झीली पर झपटता है। वह झुककर छड़ी से वार करता है, पर ब्लेड लौट आता, राक्षस को चोट नहीं लगती। तभी भेड़िया पूंछ से झीली को मारता है और वह कमरे के पार जा उछलता है। वह चकित है कि उसके हमले असर क्यों नहीं कर रहे। फिर समझता है, निचली रैंक के कारण वह ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए उसे भेड़िए के कमजोर स्थान यानी पेट पर ही निशाना साधना चाहिए। राक्षस फिर झपटता है। झीली समझता है यह आसान नहीं। भेड़िया इतना शक्तिशाली और चौकस है कि वह उस पर चुपके वार नहीं कर सकता। साथ ही वह सारी लड़ाई से थक चुका है और जानता है कि अगर उसने पहले राक्षस को नहीं मारा तो यह उसका अंत होगा। उसका सिस्टम कमजोर एक्सपी दिखाता है और वह समझता है कि भेड़िए के पेट के नीचे वार का बस एक मौका है। दोनों भिड़ते हैं। वह राक्षस को कंधे पर वार करने देता है और उसी पल पेट में छुरा घुम देता है। उसकी जोखिम भरी योजना सफल होती है। उसे हजारों एक्सपी मिलते हैं। लेवल बढ़ता है, इसलिए घाव जल्दी भरते हैं और वह नया जैसा हो जाता है। लेकिन बेचारा चिली नहीं जानता कि यह तो बस खेल में उसकी ढेरों मुसीबतों और रोमांच की शुरुआत है। खेल उसे बताता है उसकी दुकान में एक रहस्यमय वस्तु इंतजार में है। अपनी अगली चुनौती देखता है। झीली को अब डेजर्ट वुल्फ को मारने के बाद एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए हैं, इसलिए वह खेल को बेहतर समझने के लिए अपनी इन्वेंट्री खोलता है। अचानक हथियार उसके सामने उड़ते हैं। वह समझता है सभी उन्नत हथियार, गियर और यंत्र अनलॉक करने के लिए उसे लेवल बढ़ाना होगा। उसे यकीन नहीं होता कि लोग सिर्फ ये चीजें अनलॉक करने को लेवल बढ़ाते हैं। पर जब वह कुशल आकर्षक भाड़े की टीम देखता, अटैक, डिफेंस, मैजिक, असैसिन, सर्विस, जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, उसे अब समझ आता है सारे लेवल अनलॉक करने होंगे। पर अभी लो लेवल के कारण वह केवल रोटी और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें अनलॉक कर सकता है। फिर वह स्टेटस देखता है और समझता है कि कंडीशन पुल होने पर भी वह कमज़ोर है। मजबूत बनने को उसे एट्रीब्यूट्स बढ़ाने होंगे। वह अपने पॉइंट्स को शरीर, शक्ति और झीली में बांटता है ताकि भविष्य के हमलों के लिए बेहतर तैयार हो सके। सारी ऊर्जा भीतर दौड़ते ही वह खुद को और भी मजबूत और काफी आत्मविश्वासी महसूस करता है। पर वह देखता है रेगिस्तानी भेड़ियों का झुंड उसे अगले निवाले की तरह ताक रहा है। झीली तलवार खींचता है। खूंखार भेड़ियों को ऐसे चीरता है मानो वे पहले से मरा मांस हो। लड़ाई खत्म होते वह 15 स्तर बढ़ा चुका है। अब इन्वेंट्री से बहुत कुछ अनलॉक कर सकता है। लड़ाइयों ने उसे और उत्साहित किया है और वह अभी आराम से पहले रेगिस्तान को थोड़ा सा खोजना चाहता है। उसी वक्त जिली देखता है जमीन पर भेड़ियों का पूरा झुंड मरा पड़ा। उनका खून चूस लिया गया। उसे नहीं पता किसने उन्हें मारा, पर जो भी था, इंसान नहीं था। अचानक वह आंख के कोने से कुछ हिलता हुआ देखता है और देखता है कि एक एलियन भेड़ियों को छड़ी पर कबाब की तरह भौंक रहा है। और एक भूत की तरह वह आदमी अचानक गायब हो जाता है और जीली उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद कोई और खिलाड़ी भी गेम के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे आसन्न खतरे की चेतावनी देने लगता है और अगले ही पल कोई उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह तलवार से नजर में आते दुश्मनों को काट गिराता है। बगल में जमीन पर एक टेंटकल गिरता है। छायाओं से वॉन्डरिंग डोमिनेटर नामक उच्च स्तरीय राक्षस आता है। वह जीली ने अभी मारे भेड़िए जैसा नहीं है। जब जीली उसका हाथ पे रुकता देखता है, जीली डर से कांपने लगता है। सिस्टम दिखाता है कि डोमिनेटर अपनी पूर्ण गति के लिए जाना जाता है और वह उन शिकारियों का भी शिकारी है जो राक्षसों का खून पीते हैं। जीली दुश्मन की आंखों में देखता है, घबराहट थामने की कोशिश करता है, पर उससे उठती प्रचंड शक्ति उसे राक्षस के आगे एक छोटे कीड़े सा महसूस कराती है। एलियन वार करता, मेरा साथी बचकर पीछे से वार करने जाता है, पर वह गायब होकर पलटवार इतना जोर से करता है कि वह रेगिस्तान पार उड़ जाता। बेचारा चोट सहकर बढ़ने की कोशिश करता है, पर अगले पल राक्षस पेट में ऐसा घुंसा जड़ता है कि वह खून उगल देता है। वह हैरान है। यह राक्षस चाहे तो उसे आसानी से मार दे, मगर तलवार लौटाकर बताता है कहाँ वार करो। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि राक्षस मजे के लिए उसके साथ खेल रहा है और जानबूझकर लड़ाई लंबी खींच रहा है। तो वह फिर से अपनी तलवार घुमाता है और पूरी जान लगा देता है। पर चाल उल्टी पड़ती है। वही चोट खाकर जमीन पर गिरता है और उसके हथियार की टिकाऊपन 80% घट जाती है। उसे समझ आता है सामने वाले की रफ्तार इतनी तेज है कि पकड़ना नामुमकिन है। तभी एलियन उसे झटक कर उछालता है। वह हवा में उड़ने लगता है। तभी राक्षस इंसान को घृणा से भरी आवाज में ताना देता है और झीली समझ जाता है कि वह न सिर्फ बोल सकता है, बल्कि इंसानों से बेहद नफरत करता है और उन्हें ऐसे कीट समझता है जिन्हें मार देना चाहिए। तभी जेलाई तलवार से उसकी पकड़ काटता है। हीरो की तरफ फिसलकर दूर जाता है और कहता है वह अपनी असुरक्षाएं उसी पर थोप रहा है। एलियन अपने हाथ को देखता है और हंसकर कहता है कि किसी इंसान के आए सैकड़ों साल हो गए थे और अब जब कोई आया है तो उसके शरीर में जोश दौड़ रहा है। जीली भी सहमत होता है।
क्योंकि उसे भी बहुत समय से इतना मज़ा महसूस नहीं हुआ था। वह परिवार और दोस्तों को याद करता है, जो घर पर उसकी राह देख रहे हैं। उसे पता है, वह यहाँ नहीं मर सकता। तभी बिजली गिरती है, जैसे देवों से उसे नई ऊर्जा मिल गई। यह सच है। उसकी असाधारण जुझारूता से उसने विशेष ईश्वरीय आशीर्वाद सक्रिय किया और उसकी सभी विशेषताएं 100 बढ़ी। इससे राक्षस भी खुश है, क्योंकि अब उसे यह एक चुनौती जैसा दिख रहा है। फिर झीली बार बार हमला करता है, शरीर चीरता है, खून बहने लगता है और उसकी तलवार कुंद होकर सारी मजबूती खो देती है। तभी वह अपनी तलवार फेंककर राक्षस पर घून से मारने लगता है। जानता है कि उसे हराते ही अधिक शक्ति मिलेगी और वह मजबूत बनेगा। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि एलियन सुपर स्पीड से दौड़कर पीछे से छिपकर हमला कर देता है। बेचारा झीली संभल भी नहीं पाता कि एलियन उसे काट देता है और कहता है कि चाहे उसे कितनी भी ताकत मिल जाए, वह उसके सामने हमेशा एक कीट ही रहेगा। झीली यकीन नहीं कर पाता कि इतनी ताकत के बावजूद वह उसे हरा नहीं सकता। और तभी एलियन उसके सामने उड़ने लगता है। फिर वह आसमान की बिजली समेटकर जमीन पर पड़े पहले से घायल झीली पर उतार देता है। लड़का महसूस करता है, जान फिसल रही है। समझता है, शायद यही मर जाएगा। तभी उसका एक्सपी शून्य हो जाता है। वह आखिरी सांसें लेता है। किसी वजह से जीली एक कमरे में जाता है और समझता है कि वह रेगिस्तान में नहीं, बल्कि अजनबी गांव में है। उसे लगता है शायद वह लॉग आउट हो गया, पर सिस्टम मौजूद है। मतलब वह अभी यहीं है। हालांकि उसे साफ साफ याद है कि राक्षस के हमलों ने उसे मार डाला था, इसलिए उसका जीवित होना उसे समझ नहीं आता। उसके शरीर पर चोटें भी हैं, जो सब कुछ और उलझा देती हैं। ऐसे ही वह समझता है कि वह जिंदा है। तभी दरवाज़ा अचानक खुलता है और एक बेहद आकर्षक लड़की अंदर आती है। उसे जागा देखकर चकित होती है। जेली ठिठकता है, फिर संभल कर हाथ हिलाता है। वो अपने दादा बुलेवार्ड को पुकारती है, कहती है, लड़का जाग गया। बेचारा लड़का सोचता है कि वह नए गांव में है, पर सवाल दादाजी के आते ही सुलझ जाते हैं। चेली बताती है कि वह मारा गया था और उसका शरीर छेद दिया गया था। लड़की कहती है, दादा ने उसे रेगिस्तान में शिकार पर निढाल पाया। बूढ़ा आदमी पाइप जलाता है और कहता है, यह किसी खेल का न्यूबी गांव नहीं, यहाँ एनपीसी भी नहीं, यह असली दुनिया है। गेली उन्हें समझ नहीं पाता, तो पॉपअप होता अपना सिस्टम दिखाता है। यह देखकर लड़की और बूढ़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि लड़का हवा में इशारा कर रहा है। वे सोचते हैं कि उसके सिर पर चोट है, वह पागल हो गया। पर जीली कहता रहता है, वह गेम में फंसा है, बाहर से कोई संपर्क नहीं। वह चीखता है कि उसे लौटना है, पर बूढ़ा कहता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो लैटिन या रेगिस्तान में घुसते हैं, सदा वही फंसते हैं। जिली पूछता है, यदि निकास नहीं, हम पहुंचे कैसे? लड़की बताती है कि वे दोनों आरामा महाद्वीप में ड्रैगन मारने के मिशन पर थे। तभी तूफान आया। होश आने पर वे रेगिस्तान में थे, जहाँ की कथा कहती है, वह देवताओं तक को फंसा देता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता काबरी देव के महल से है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की है और वे कभी जिंदा वापस नहीं आए। समय के साथ लोगों ने मान लिया है कि वे फंसे हुए हैं, इसलिए अब वे बस अपनी जिंदगी जीते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। दादाजी कहते हैं कि हर साल नए लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से कोई कभी नहीं गया। उसकी एकमात्र सलाह है कि वह इसे अपनी वास्तविकता माने। फिर वह जाने को मुड़ता है। पहले पोती सैली से कहता है, उसे शहर दिखा दे। जीली मानने से इनकार करता है और अब भी सोचता है कि वह गेम में इसे का ही हुआ है। उसी समय सिस्टम में एक नई सूचना आती है, जो उसे काबरी देवता की मृत्यु का बदला लेने का मिशन देती है। कहा जाता है, उसका पुनर्जन्म काबरी देवता की कृपा से हुआ और अब उसे उन पर लगी मुहर हटानी है। उसका नया मिशन, महल खोजना, राक्षस नाबिस को हराना और काबरी देवता को मुक्त करना। लेकिन उसकी नज़र जिस इनाम पर टिकती है, वही रेगिस्तान की मुहर खोलने की चाबी है। वह मैदान में लेटा अपने सिस्टम में खोजबीन करते हुए अपनी मौजूदा स्थिति समझने की कोशिश करता है। अब उसके दिमाग में यह उम्मीद जगने लगती है कि शायद उसके पास यहाँ से निकलने का मौका है। तभी सैली उसका नाम पुकारती है। कहती है, हर जगह उसे खोज रही थी। कहता है, अकेला रहने को टहलने निकल आया। तभी सामने रेगिस्तान उसकी नज़र खींचता है। लड़की से पूछता है, क्या यह लैटिन या रेगिस्तान है? लड़की कहती है, उनका शहर उसी विशाल रेगिस्तान से चारों ओर घिरा है। जिली उससे पूछता है, किबरी देवता का महल ढूंढने में उसे कितना समय लगेगा? वह पूछती है, क्या सचमुच कोई योजना है? जब वह जवाब नहीं देता, वो उसे समझाती है कि महल महज अफवाह है और अगर वह गया तो यकीनन मर जाएगा। पर झिल्ली कहता है, वह एक बार मर चुका है, इसलिए घर लौटने के लिए जो करना पड़े करेगा। सैली उसे अपने साथ शहर चलने को कहती है। रास्ते में पूछती है, क्या वह सचमुच गंभीर था? वह कहता है, हाँ था। वह तर्क करती है कि रेगिस्तान राक्षसों से भरा है जिनसे दादाजी बुले भी लड़ने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जाई भ्रम में और कहता है कि वह बहुत मजबूत है। तभी आकाश से कुछ रहस्यमय चीज आती है और उनके सिर के ऊपर से गुजरकर जमीन
और टकरा जाती है। धूल से 3 आदमी निकलते हैं और कहते हैं कि उनका शिकार चारा निगल चुका है। एली सारी धूल के बीच खांसते हुए पूछता है कि क्या हो रहा है। जवाब मिलने से पहले सैली उसके और दल के बीच आग के जादू से धमाके से आदमी की तलवार रोक देती। आदमी बोबान सैली से मिलकर खुश दिखता है, पर सैली सख्ती से पूछती है वह उन पर हमला क्यों कर रहा है। वो बताती है वे डाकू हैं, राक्षसों से भी डरावने, क्योंकि वे अपना खाना नहीं जुटाते बल्कि दूसरे इंसानों से चोरी करते हैं। तब बोबान अपनी छाया तलवारें निकालकर जीली को नए शिकार की तरह घूरता है। लड़के ने वह कौशल कभी नहीं देखा, पर जवाब पाने का समय नहीं, क्योंकि बोबान उन्हें सीधे धमकाता है, कहता है पिछली बार सैली उससे बच निकली थी, इस बार वह वही गलती नहीं दोहराएगा। यह उसे और क्रोधित करता है। वह आग सी भड़क उठती है। झिल्ली को देखकर कहती है दादाजी को बुलाओ, मैं डाकुओं को रोकती हूँ। उधर गांव में दादाजी खेत संभाल रहे हैं। तभी उन्हें लगता है कि इधर तूफानी बादल घेर रहे हैं। फिर वह अपनी पोती के लिए चिंतित हो जाते हैं, जो डाकुओं से लड़ने में व्यस्त है। ओबान इस जोड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कहता है कि वह लड़के को दादाजी को लाने के लिए जाने नहीं देगा, पर उसे पता है उसके जादू उस पर बेअसर हैं। इसलिए जिली की सुरक्षा के बदले वह चाहता है कि आज्ञापूर्वक उसके साथ चले। सैली उसका अजीब प्रस्ताव ठुकराती है। वो बान इसे यहाँ पर लेता है। सैली फिर अपने नए दोस्त से बूढ़े आदमी को लाने को कहती है, क्योंकि सिर्फ वही बोबान से लड़ सकता है। लेकिन लड़का असहमत होता है। वह कहता है कि वह भागकर अपने नए दोस्त को युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ सकता। तभी बोबान पागलपन भरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है और उसका सिर पेड़ से टकरा देता है। वह कहता है लड़का कचरा है, पर जो जिली पलटकर चिढ़ा देता है। इससे वो बैंड का अहम भड़कता है और वह कहता है अगर जिली इतना बहादुर है तो बातें छोड़, ताकत दिखा। नायक उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ता है और कहता है तुम उतने ताकतवर नहीं जितना सोचते, क्योंकि तुमने चोरी छिपे हमला करके शुरुआत की थी, सीधी लड़ाई छोड़। वह हत्यारे पर इतना वार करता है कि वह पीछे लुढ़क कर दंग रह जाता। लड़का उसकी कलाई उखाड़ देता है। फिर वह आकलन करता है कि जी काफी ताकतवर है, क्योंकि अपने गुणों में ढेर सारे पॉइंट्स जोड़ने के बावजूद वह उसे दबा नहीं पाया। फिर वह सैली संग दोस्ताना मेलजोल देखता है। लड़का और लड़की उसे देखकर पूछते हैं क्या चाहिए। उस आदमी का अहं और कलाई दोनों घायल हैं, पर वह फिर कहता है कि सैली उसकी गर्लफ्रेंड बने। मगर सैली जिद से ना कहती है। जी को यह काफी मजेदार लगता है, पर बोबन को नहीं। वह सैली पर आरोप लगाता है कि उस लड़के की वजह से वह उसके साथ नहीं जाती। सैली शर्माती बेबुनियाद आरोपों का खंडन करती है और बोबन को लड़ाई का बहाना चाहिए। इसलिए वह झीली से कहता है लड़की के पीछे मत छिपो, मर्द बनकर मुझसे लड़ो। वह वादा करता है हार गया तो उसे फिर नहीं सताएगा। यह सुनते ही झिल्ली के सिस्टम पर एक साइड मिशन उभर आता है, वो बान को हराने का, और इनाम है रेगिस्तान का नक्शा। यह बात उसकी दिलचस्पी बढ़ा देती है और वह तुरंत राजी हो जाता है, जबकि सैली चिंतित होकर उसे देखती है। तभी बोबान अपनी शैडो तलवार निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सैली फिर पूछती है क्या जिली वाकई उस व्यक्ति से भिड़ना चाहता है जिसे असैसिन कहा जाता है। वह बताती है ऐसे लोग छाया की शक्ति और गति का इस्तेमाल करते हैं। उनके हथियार छाया लिपित होते हैं, जिनमें जबरदस्त बल और आक्रमण क्षमता होती है। पर जिली को फर्क नहीं पड़ता। वह एक बार मर चुका, अब डर नहीं। दोनों भिड़ जाते हैं। जैसे झीली बोबन पर वार करने वाला होता है, बोबन घबरा उठता है, सोचता है कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। अगर वह उस आदमी को हरा दे तो लेको जिस नरक में वह था उस पर यकीन कराने के एक कदम और करीब होगा। अफसोस शैडो असैसिन उसके वार आसानी से टालता है, झिल्ली की कोशिश पर हंस देता है। फिर वह उस पर टूट पड़ता है। इतनी अविश्वसनीय तेजी से बढ़ता है कि झीली समझ नहीं पाता। इससे कातिल अकड़ जाता है, क्योंकि उसे सामने वाला कमजोर लगता है। यह झीली को खींचता है। वह नहीं समझता क्यों नहीं हमला करता। सैली उसे फिर निकलने का रास्ता देती है कि वो बूढ़े आदमी को लाए, पर वह उसे अकेला छोड़ने से इनकार करता है। ऊपर से अब उसका अलग मकसद भी है, जो वो बताता है। लड़की नहीं समझती, सफाई मांगती। वह कहता है कुछ मिल नहीं खा रहा। खेल में आते ही शुरू में सब कुछ बेहुदा लगा, मगर धीरे धीरे उसे समझ आया कि कोई खेल को काफी सावधानी से चला रहा है। तभी बोबान उसकी ओर तलवार उछालकर उसे रोकता है और देवास्वपन देखने पर जोर से चिढ़ाता है। लेकिन फिर जिली पलटकर कहता है कि हमला तो हत्यारा ही नहीं कर रहा, तो उसे उससे डरने की क्या जरूरत है। शायद यही बात बोबान सुनना चाहता था, क्योंकि वह समझाता है कि वह किसी निहत्थे कमजोर पर हमला नहीं करता। इसलिए वह अब उसे अपनी तलवार दे रहा है और चाहता है कि मर्दों की तरह निष्पक्ष लड़ाई हो। जी एक हाथ से पकड़ लेता है। आदमी सैली को प्रभावित करने को बार बार कहता, नीचे वालों को नहीं डराता। लड़की उसे भाव नहीं देती। यहाँ तक कि जीले उसकी ढूंढ पकड़ता है और कहता है उसने पहले उन पर चिपकर हमला किया था, इसलिए वह वैसा आदमी नहीं जैसा खुद को समझता है। जब उनकी तकरार खत्म हो जाती है
जेली खुद उस नक्शे के लिए, जिसकी उसे सख्त चाह है, शैडो असैसिन से भिड़ने की तैयारी करता है। पता है लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वह सीधे शैडो असैसिन पर टूट पड़ता है। पर वह तेज है, कूदकर हमला करता है। जीली उसका वार रोकता है। तभी सैली पुकारती है, पीठ पीछे कुछ है। वह मुड़ते ही बोबान का एक और क्लोन झपटने को तैयार दिखता है। लड़का चारों ओर से वार झेलते हुए खुद को बचाने लगता है। खतरे हर तरफ बढ़ते जाते हैं, पर यह काफी नहीं। बस बोबान मिलते ही वह फिर गायब हो जाता है। इससे सैली भी चिंतित होती है। वह देखती है, बोबान जीली के कंधे पर वार कर उसका एचपी घटाता है। वह समर्पण का मौका देता, पर जीली कभी नहीं मानता। वह सिस्टम देखता है, जो उसे उपचार शक्ति देता है और उससे कुछ एचपी लौटाता है। यह देखकर बोबान के चेले खुलकर हंसते हैं, मानते हैं कि एक हीलर उससे लड़ नहीं सकता। तब जिली कहता है, बोबान फिर भी डरा है, क्योंकि यही हीलर उसे हरा देगा। इससे हत्यारा मुड़ने से रुकता है। फिर जीएलआई अगली कोशिश के लिए तैयार होकर कहता है, वह अब तैयार है। पर बोबान भी अपनी शैडो असैसिन शक्ति से अपने क्लोन बना लेता है। हमारे लड़के को यह नया मोड़ कुछ साफ वजहों से पसंद नहीं आता, तो वह क्लोनों को गौर से देखता है कि उनमें क्या गड़बड़ है। फिर उसे एहसास होता है कि हत्यारे लड़ाई में अपने क्लोनों पर निर्भर रहते हैं, यानी कोई क्लोन उसे भटकाएगा और असली बोबान उस पर हमला करेगा। साथ ही वे आपस में जगह भी बदल सकते हैं, जो जिली के लिए मुश्किल है। हालांकि बोबान अब भी हमारे लड़के की तानों पर खफा है, इसलिए कसम खाता है कि वो उसे अपनी असली ताकत दिखाएगा। लेकिन लड़के को इसकी खास परवाह नहीं। इसके बजाय वह क्लोनों पर झपटता है। वो बान उन्हें नए शिकार संग मजे करने कहता। तभी एक प्रतिरूप लड़के पर टूट पड़ता है, लेकिन जीली अपनी तलवार से वार रोक लेता है और टक्कर से हत्यारे की तलवार उछल जाती है। मगर वो बान का क्लोन अभी रुका नहीं है, इसलिए वह फिर पलटवार करता है और जीली उसके हमलों से बचता रहता है और जहां मौका मिलता है उन्हें रोक भी देता है। और यह भी समझता है कि वह एक ही व्यक्ति के हमले को रोकने में जूझ रहा है, जबकि दो और बाकी हैं। तभी एक और क्लोन आकर पीछे से अचानक झपटता है। जमीन पर खून की बूंद गिरने से पहले ही लड़का बोबान के अचूक वार को टाल देता है, जैसे कुछ हुआ नहीं। ये देखकर सब बोबान सहित सन्न रह जाते हैं। इसी दौरान जीली समझता है कि वह फिर लगभग मर गया, पर फिर ढेर पॉप अप से सिस्टम उधम मचाता है, बताता कि उसने आखिरी पल कई छिपी शक्तियां अनलॉक की। पर जूली कृतघ्न नहीं। अब उसे बाकी दो क्लोन हराने हैं। लेकिन बोबा ने उसकी शक्ति देखकर अब और काफी उत्साहित है, क्योंकि नई ताकत होने पर भी जिली सिर्फ उसके क्लोन को घायल कर सका। अब असली खेल शुरू हो गया है। इसके साथ ही वह अपनी तलवार को लौटने का आदेश देता है और तलवार जिली के हाथ से उड़कर बोबान के पास वापस आ जाती है। छाया हत्यारा उसे बताता है कि उसने पहले उसे और उसकी शक्तियों को कम आंका था, लेकिन अब वह फिर से वही गलती नहीं करेगा। फिर तीनों क्लोन अपनी तलवारें मिलाकर दो भाले बनाते हैं और एक साथ जमीन पर पटकते हैं, जिससे जीली के चारों ओर छाया फैलती है। उसी से भाले लड़के पर बेतरतीब बरसते हैं। उसे वारों से बचना पड़ता है। भालों में से एक उसे काट देता है। जीली समझता है उसका एचपी घट गया और उसके पास लड़ने को कोई हथियार नहीं। और जब वह इसी चिंता में उलझा होता है, बोबान छायाओं से निकलकर आता है और हमला करता है, कहते हुए कि वह उसकी जान लेने आया है। जीली फिर बिजली के घेरे में घिर जाता है और हवा में उछल जाता है। लेकिन तभी आसमान से बिजली कड़कती है और दादाजी बुलेट समय पर आकर जीली का पंच अपने हाथ से रोक लेते हैं। फिर वे दोनों लड़कों को लड़ना बंद करने का आदेश देते हैं। जीली एड्रेनालिन से काम उठता है, मगर नाराज है कि बूढ़े ने उसे जिंदगी का सबसे बढ़िया घूंसा मारने से रोक दिया। तभी सैली दौड़कर आती है, पूछती है, तुम ठीक हो? वह शांत होकर जवाब देता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर दादाजी उन दोनों बच्चों से कहते हैं कि वे उनके साथ घर वापस चले, क्योंकि उनके रास्ते में एक तूफान आ रहा है। लेकिन बोबान को यह पसंद नहीं आता और वह सोचता है कि जीली लड़ाई से भाग रहा है। दादा उसे बचाने आए। फिर बूढ़ा आदमी मुड़कर हत्यारे को चेतावनी देता है कि अगर उसने झीली को वो पंच फेंकने से नहीं रोका होता, तो तुम यहाँ जिंदा खड़े होकर उसकी यह बात सुन भी नहीं रहे होते। वो बान समझता है कि बूढ़ा झूठ नहीं बोल रहा, पर उसका अहम उसे मानने नहीं देता। आखिर एक बुनियादी स्तर का हीलर उसके जैसा ताकतवर को कैसे मार सकता है? इसलिए वह चिल्ला उठता है कि यह सच नहीं है, मैं ही उसे मार देता। इस बीच जीली के सिस्टम पर अपडेट आता है कि उसने चैलेंज जीत लिया है और अब उसके पास नक्शा है। दादाजी समझ जाते हैं कि तूफान से पहले ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वे बच्चों से फिर से चलने को कहते हैं। इसी वजह से बोबान के सहायक भी यही मानते हैं, इसलिए उन्हें भी जाने देने को कहते हैं। मगर हत्यारा छोड़ने को तैयार नहीं है। वह बार बार जीली को मैदान में लौटने बुलाता, पर लड़का उसे अनदेखा करता है, क्योंकि उसके लिए लड़ने को कुछ नहीं। गांव लौटकर सैली फिर से जीली के घावों की देखभाल कर रही है, लेकिन वह बहुत हिलडुल रहा है।
इसलिए वह ठीक से दवा नहीं लगा पा रही। फिर वह हुई सारी परेशानी के लिए माफ़ी मांगता है, मगर सैली शुक्रगुजार और खुश है कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ। उधर जीली सोचता है कि वह खुद से नहीं ठीक होगा, उसे मदद चाहिए। फिर अचानक जिज्ञासा ज़्यादा हावी होती है। वह पूछता है, क्या सैली और दादाजी पहले से वो बैंड को जानते थे? लड़की बताती है, वे दोनों भाई बहन की तरह बड़े हुए। उसी वक्त सैली उसके टांके पूरे कर निकलती है। जीली बारिश में बाहर झाँकर माँ को याद करता है, सोचता है, वह घबराई होगी। अब उसके पास नक्शा है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वह ईश्वर का महल ढूंढकर बहुत जल्दी उसके पास लौटेगा। बारिश रुकते ही वह यात्रा पर निकलना चाहता है, पर तभी अचानक एक सूचना पॉप होती है, कहती उसे नई चाबी मिली। उलझन में वह हवा से एक सुनहरी चाबी निकाल लेता है। लगता है लड़ाइयों में उसे खजाने से भरे यादृच्छिक बॉक्स मिलेंगे और चाबी से वो उन्हें जब चाहे खोल सकेगा। इससे उसे भरोसा होता है कि वह जल्द इस शापित जगह से निकल जाएगा और जैकेट पहनकर चल पड़ता है। तभी दादा वो बूढ़े अंदर आते देखता है। बुजुर्ग माफी मांगता है, वह जल्दी मिलने नहीं आ सका। उस युवक को गौर से देखता है। जीली कहता है, उसकी चोटें मामूली हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। दादाजी कहते हैं, उम्मीद नहीं थी कि वह बोबान को हरा पाएगा, क्योंकि गांव का सबसे शक्तिशाली हत्यारा है। गिल्ली कहता है, वह इसलिए जीता क्योंकि बोबान ने उसे कम आंका। बूढ़ा बेहतर जानता है। वह कहता है, बोबान सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, इच्छा शक्ति और जज्बे के लिए भी मशहूर है, और उसकी जीत महज संयोग नहीं थी। तभी वह पूछता है, बोबान में क्या चूक हुई? इससे दादाजी को बचपन याद आता है। बूढ़ा बताता है, वह और सैली 10 साल पहले ही मूसलाधार बारिश में रेगिस्तान आए। एक घर के पास से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक दानवी प्राणी किसी पर झपट रहा है। फिर देर से पहुंचे, तब तक वह कुछ लोगों को मार चुका था। फिर भी एक बच्चा बचा। बूढ़े ने बिजली के जादू से उसे बचाया। राक्षस भी बचा, पर आखिर वहां से भाग गया। आखिर में वह बच्चा, जो बोबान था, अपने माता पिता के शोक में डूबा रह गया और बूढ़े आदमी ने उसे गोद ले लिया। पर उस दिन से बोबान ने राक्षस को ढूंढकर माता पिता का बदला लेना अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। उसी जुनून में वो बूढ़े ने उसे सिखाई वही अच्छाई खो बैठा। यह सुनकर जीली सोचता है, अगर दादा बुले भी उस राक्षस को न हरा सके, तो वह कितना शक्तिशाली रहा होगा। वह भागने की योजना बनाते हुए समझता है, बाहर के सब राक्षसों के सामने वह वाकई बिल्कुल कमजोर है। तभी वह दादाजी से कहता है, मुझे प्रशिक्षित करें, ताकि मैं ताकतवर बनकर यहाँ से निकल सकूं। पर दादाजी परवाह नहीं करते, अनसुना करते हैं। यहीं पर जीली जोर देता है और समझता है कि वह भी वो बान की तरह आवेग में आकर वही गलती कर गया। लेकिन अचानक बूढ़ा कहता है कि लड़का उससे पहाड़ी पर मिल सकता है, अगर उसकी परीक्षा पास करे, प्रशिक्षण मिलेगा। केली उत्साह से कहता है कि वह करेगा। दादाजी समझते हैं कि लड़के में लड़ाकू कौशल के कारण कुछ अलग है। अगर वह ताकतवर निकला, तो वही उन्हें इस शापित दुनिया से बाहर निकालने का उनका टिकट होगा। उसी वक्त जीली को डेली मिशन की सूचना आती है, जिसमें बेहद कठिन दिखती कसरतें करनी है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वह इसे स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जब कोई जागा नहीं होता, जीली एक विशाल लठ से कसरत कर मांसपेशियां और एब्स दिखाता है। उसे भी एहसास होता है कि उसे चुनौतियां पसंद है, और मिशन पूरा होते ही वह थककर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वह सोचता है कि अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स कहाँ लगाए और स्टैमिना वो डिफेंस पर तय करता है। तभी सैली उसका नाम पुकारती है और नाश्ता देने उसके पास दौड़ती है, मानकर लंबी ट्रेनिंग के बाद वह काफी भूखा होगा। जीली फिर उसे बताता है कि बूढ़े आदमी ने वादा किया है, वह टेस्ट पास कर ले तो उसे ट्रेन करेगा। यह सुनकर सैली हैरान तो होती है, मगर वह उसे हौसला देती है कि वह जरूर पास करेगा और अपना जागृत एट्रीब्यूट अनलॉक करेगा। जूली उलझन में है। उसे लगता है कि उपचार उसका गुणधर्म है, पर सैली समझाती है कि उपचारक होना तो ईश्वर दत्त पेशा है। उसकी निजी योग्यता के आधार पर वो अपना अलग तत्वीय गुणधर्म अब भी जगा सकता है। फिर सैली बताती है उसका तत्व डर और आग है, दादाजी का बिजली, वो बैंस का छाया। जीली कहता है, वह भी बहुत उत्साहित है, अपनी रूह को समझना चाहता है। लगता है गेमिंग दुनिया 5 क्षेत्रों में बंटी है। एक है लैटिन रेगिस्तान, जो व्यापार के लिए जाना जाता है। पश्चिम में ज्वालामुखीय भूमि मेघालया है, जो ड्रैगन राइडर्स का गृहनगर है। उत्तर में उग्र राक्षसों और क्रिस्टलों के लिए मशहूर विंटर लैंड के सेंसिडो है। पूर्व में बरगामा वन है, जहाँ जादुई एल्फ और तरह तरह के पौराणिक जीव रहते हैं। और दक्षिण में चिबेटिक लैंड है, जहाँ बौने रहते हैं जो अपने शिल्प कौशल के लिए मशहूर है। सैली बताती है कि अफवाह के मुताबिक ईश्वर का महल देवलोक के अनंत सागर से जुड़ा हुआ है, और अगर वह उसे पार कर ले, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। सैली अब समझती है कि अफवाहें सच हो सकती हैं, और जीली पुष्टि करता है कि वे सच हैं और वे यहाँ से निकल सकते हैं। लड़की उसकी तरफ मुस्कुराती है। तभी दादाजी उन्हें रोकते हैं और सोचते हैं कि सैली ने पहले ही लड़के से कुछ कबूल कर लिया है,
और बेचारी लड़की शर्मिंदगी में हकलाने लगती है। फिर बूढ़ा लड़के पर ध्यान देता, पूछता क्या वही अपने परीक्षण के लिए तैयार है। जिली आत्मविश्वास से कहता, हाँ, मैं तैयार। इसके साथ दादा भाषण शुरू करते हैं। कहते हैं, सभी जातियों में एक बात समान है, शक्ति तत्व, जो दुनिया की नींव है। इनमें वे चीजें भी आती हैं जिन्हें वह छू या देख नहीं सकता, जैसे प्रकाश, पानी, गरज, बिजली। तत्वीय शक्ति पाने को उसे इसे महसूस कर जगाना होगा, जैसे बूढ़ा बिजली से करता है। पर मुख्य बात है, उसे इसे अपने शरीर में बहते महसूस होना चाहिए। फिर वह जमीन छूता है, एक द्वार खुलता है। वह जीली को बताता है कि यह जादू उसे किसी अज्ञात जगह पर स्थित किसी राक्षस की कालकोठरी में पहुंचा देगा। फिर वह उसे अपनी तलवार देता है, कहते हुए कि लड़के के पास 3 दिन है और उसके बाद वह द्वार खोलेगा। जीली का काम बीस्ट किंग को मारकर उसका सिर लेकर आना है। तभी वह परीक्षा पास करेगा। लेकिन इस दौरान उसे अपनी तत्वीय शक्ति भी जगानी होगी, क्योंकि केवल तभी वह राक्षस से लड़ पाएगा। तब बूढ़ा उसे पीछे हटने का आखिरी मौका देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, यकीनन उस जानवर का सिर लौटाऊंगा। फिर वह मुड़ता है। उसके सिस्टम से मिशन की सूचना आती है। वह कन्फर्म दबाता है और तुरंत अज्ञात में उड़ पड़ता है। तभी बूढ़ा सैली से कहता है कि झीली जिसे मारने भेजा गया है, वह कड़ी रक्षा वाला है। उसे वही मार सकता है जिसे पूर्ण तत्वीय शक्ति मिल चुकी हो। शक्ति जगाने का सबसे अच्छा तरीका है तन को संकट भरी स्थितियों में धकेलना। तभी झिली पहुंचकर घूमने लगता है। उसे दिखता है कि रेत काली है, आकाश बिना रोशनी के काला है और जगह में दुर्गंध है। फिर वह सिस्टम दोबारा खोलता है, जानने के लिए कि अपने स्तर पर बॉस स्तर दैत्य से कैसे लड़े। वह तय करता है, पहले स्तर बढ़ाने को साइड मिशन करेगा। तभी अचानक कोई पीछे से वार करता, मगर वह फुर्ती से बच जाता है। वह समझता है कि उसे पहले ही देख लिया गया है और फिर डोली नाम के उड़ते राक्षस की ओर देखता है। फिर वह तलवार निकालता है, जानता है यह लड़ाई में काम आएगी, और विश्वास से राक्षस पर टूट पड़ता है। वह नौसिखिया नहीं, जोरदार कुशलता से लड़ता है, हड्डियों में ताकत महसूस करता है। वह इतने राक्षस मारता है कि यकीन है कहीं स्तर बढ़ेगा। ओबन अकेले प्रशिक्षण कर रहा है, लगातार जपता है कि जितना भी मेहनत करे, अभ्यास अभी पर्याप्त नहीं। वो इतना जोर से लड़ता है कि चट्टान फटती है, पर नहीं समझता कि साधारण हीलर को कैसे नहीं हरा पाया। ऊपर से दादा वो बुले भी लड़के को रोकने हेतु दूसरी शक्ति लगानी पड़ी। इससे उन्हें झीली पर और भी जिज्ञासा हुई। उधर झिली अपने जीवन का खूब मजे लेते हुए राक्षसों को ऐसे मार रहा है जैसे वे कुछ भी नहीं। और बहुत सारे जानवर मारता है कि स्तर 25 पर ही पहुंचकर 45 इनाम अंक पाता है। काम निपटते ही सिस्टम मुझसे 15 स्तरों तक मेडिकल स्टोर खोलने को कहता है। वह खींचता है, क्योंकि वह अपनी पूरी मेहनत की कमाई एक ही चीज पर उड़ाना नहीं चाहता। पर उसे पता है आगे ये कठिन होगा, इसलिए वह तुरंत स्टोर खरीद लेता है। इसके साथ उसे रिकवरी और एनहांसमेंट पोशन मिलते हैं, जिससे वह खुश है, क्योंकि वह भविष्य की लड़ाइयों में तुरंत संभल सकेगा। उसे लगता है उसके पास 2 जाने हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब उसके पास सिर्फ 2 स्तर बचे हैं। भूख लगी, ब्रेड खरीदता है और समझता है कि सैली के बन इनसे बेहतर थे। 2 घंटे भटककर वह ऊब जाता है, पर फिर भी संदेश मानचित्र का पालन करना है। फिर वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को शारीरिक गठन, ताकत, जादू और रक्षा कौशल बढ़ाने में बांटना शुरू करता है। रेगिस्तान लौटकर सैली झिली को लेकर चिंतित है और दादा से पूछती, क्या वह शक्तिशाली राक्षस से लड़ते हुए ठीक रहेगा? बूढ़ा कहता है, उसने तलवार पर निशान छोड़ा। झीली संकट में हो तो वो उसे बाहर निकाल लेगा। सैली और भी पूछताछ करती है और उसके दादा औजार नीचे रखकर कहते हैं कि उन्हें यह जगह गलती से मिली थी जब वह शिकार कर रहे थे। लेकिन वे और समझाने से इनकार करते हैं और उसे टाल देते हैं। पर सैली स्मार्ट है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर दादाजी टहलने निकलते हैं और खुद से कहते हैं कि उन्हें पता है, झीली चाहे जो हो, यहाँ से जाना चाहेगा। तो उसे सुरक्षित रखने का अकेला तरीका है उसे दुनिया की कठोर सच्चाई दिखाना, ताकि वो अपने सपनों को छोड़ दे। हालांकि जानता है कि झीली न जीत सकेगा, फिर भी प्रार्थना करता है लड़का राक्षस को मार दे, क्योंकि उसे भी यकीन है कि वही उन्हें वहां से निकाल देगा। उधर झीली चलते हुए राक्षस का ठिकाना खोज रहा, तभी कोई मदद पुकारता है। वह मुड़कर देखता है, एक औरत अपने बच्चे संग जान बचाकर भाग रही है। इतने खतरनाक इलाके में उन्हें देखकर वह हैरान होता है। तभी औरत मदद मांगती है। वह दूर देखता है, तो विशाल राक्षसों संग एक छोटा भी है, लेकिन वे इतने भयावह हैं कि औरत डर से कांप उठती है। लाटोनिया के राक्षस धीमे मगर टैंक जैसे ऊंचे एक्सपी और बल वाले हैं। इसमें झिल्ली के सामने खड़े 3 जंगली जानवर भी आते हैं। वह समझता है, बीच वाले की बुद्धि बाकी 2 से अधिक है। वह तलवार निकालकर लड़ने को तैयार होता है। इसका मतलब अब वो उस जंतु से ज्यादा दूर नहीं है, इसे उसे मारना है। वह सोचता है, महिला और उसका बच्चा यहाँ कैसे आए? पर अभी जवाब का समय नहीं,
क्योंकि उसे उन्हें बचाना है। दैत्यमानव कहता है, लड़का सिर झुकाकर समर्पण करे, पर झिली ऐसी बात नहीं मानता। तब राक्षस अपने 2 अंगरक्षकों को उन्हें चीर डालने का हुक्म देता, मगर झिली के युद्ध कौशल के आगे वे नगण्य हैं। वह राक्षसों को मक्खियों सा कुचल देता है। लेवल बढ़ते ही वह काफी ताकतवर हो गया, और यह उसे उत्साहित कर गया। दैत्यमानव ने दूसरे अंगरक्षक को लड़के पर हमला करने बुलाया, पर वह डरकर भागने लगा। उसका मालिक बेताबी से उसे लौटने को पुकारता रहा। तब दैत्यमानव कहता है कि वह लड़के को खुद मार देगा, पर बात उल्टी पड़ती है, क्योंकि झिली उसकी गर्दन पर है। उसे हथियार छोड़ने की धमकी देता है, वरना चीर देगा। फिर झिली पूछता है, वह उस औरत का पीछा आखिर क्यों कर रहा था? राक्षस कहता है, वह ईश्वर का सेवक है, उसे मारने पर उसकी ईश्वर का श्राप पड़ेगा। तभी झिली उसके चेहरे पर वार करता है, और राक्षस दर्द से चीख उठता है। फिर वह धमकाता है कि अगर उसने झिली को जानवर के ठिकाने का पता नहीं बताया, तो अगली चोट उससे भी बुरी होगी, क्योंकि वह तो कायर ही है। राक्षस पहाड़ की ओर इशारा करता है, और झिली समझ जाता है कि वह सच कह रहा है, क्योंकि जगह वैसी ही है जैसी नक्शा दिखाता है। लगता है वही ब्लैक रॉक माउंटेन है। वह जगह परखा ही रहा होता है कि तभी राक्षस औरत और उसके बच्चे को खाने भागने की कोशिश करता है। वह उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर झिली को धमकाता है कि वह पूरी ताकत लगाएगा, पर यह नहीं चलता। पल भर में झिली और एक रहस्यमय आदमी उसकी ओर झपटते हैं, और वह जानवर उलझकर समझ भी नहीं पाता किधर देखे। अंत में उसे दोनों ओर बुरी तरह चोट लगती है, और वह फ्रिस्बी सा उड़ जाता है। धूल बैठने पर झिलई और दूसरा आदमी एक दूसरे को देखते। नायक कहता है कि सुनहरे बालों वाले के मुंह अच्छे हैं, वह आदमी भी अच्छा है। और तभी झिली को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ अन्य मनुष्य भी हैं। वह पूछता है, वे यहाँ क्यों हैं? सुनहरे बालों वाला बताता है, 3 दिन पहले वह और उसके साथी रहस्यमय ढंग से यहाँ टेलीपोर्ट हुए। अफरा तफरी वे बीस्टमैन ने साथियों का अपहरण भी किया, इसलिए वह उन्हें ढूंढने निकला और इसी दौरान बाकी इंसानों से मिला। वह खुद को योद्धा जोस बताता है। पा, हत्यारा और रेचल हिलर का जिक्र करते हुए इशारा करता है। जिली को वे पसंद है, तो वह काफी मित्रवत है। तभी सुनहरे बालों वाला पूछता है कि उसे पता है उन्हें वहां क्यों भेजा गया, पर उसे भी जवाब नहीं। वह देखता है बीस्टमैन चुपके भागने की कोशिश करता है, पर योद्धा उसे घेर लेते हैं, और दानव डरकर सबको देखता है। अचानक वह खोखली गालियां बकने लगता है। तभी जिली उसका असली नाम पुकारता है, और बीस्टमैन ठिठक सोचता है, उसे मेरा नाम कैसे पता? तभी वह आदमी कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो, मेरे सवालों के सच जवाब दो। राक्षस विनती करता है, वह पहले ही सच बता रहा है, पर जिली को फायदा नहीं, वह यह सब पहले से जानता है। राक्षस कहता है वह जनजाति में केवल निम्न पद है, उसका काम अपने देवता के भोजन हेतु मनुष्यों को पकड़ना है। यह सुनकर जिली और जोस भड़कते हैं, बीस्टमैन को यूं घूरते हैं मानो मार दे। रेगिस्तान में लौटकर दादा वुबुले बैठक के लिए डेल्कडाउन पहुंचे हैं। एक अध्यक्ष पूछता है, क्या आप पागल हो गए हैं, क्योंकि इतने साल बाद भी आप ईश्वर के महल की अफवाहों पर यकीन करते हैं? हरे बालों वाला हिक्स, जिसके पास वायु तत्व और जादूगर की शक्ति है, कहता है कि भले वह महल ढूंढ ले, वहां पहरा देने वाले राक्षसों को हराने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि बूढ़ा एक ऐसे लड़के पर दाम लगाए बैठा है जिसने अभी तक अपनी तत्वीय शक्तियां समझी भी नहीं। दादाजी उस आदमी की चेतावनी सुनते हैं कि भगवान को नाराज और अपमानित करने के नतीजे होंगे। वह कहता है, बच्चे को मारकर दया मांगना ही आसान होगा, पर दादाजी कहते हैं कि जिस भगवान की बात वह हरा आदमी करता है, वो उन्हें जब और जैसे चाहे कीड़ों सा यातना दे और बर्ताव कर सकता है। काउंसिल भी कथित शांति के लिए मासूमियत बेचने से नहीं डरती। वे नायक नहीं, बल्कि कमजोरों का झुंड है, दूसरों का बलिदान कर बचते हैं। सुनकर आदमी दहशत में चीखता है, और जादू से धमकाने की कोशिश करता है। बूढ़े के इर्द गिर्द पहले से बिजली की ढाल है, जिससे वह और क्रोधित होता है, और नायक सा निकल पड़ता है। कहता है, निर्दोषों की बलि होते देख अब वह चुप नहीं बैठ सकता, और अगर इसके लिए उसे भगवान से लड़ना पड़े, तो वह खुशी से लड़ेगा। हिक्स भी अपनी शक्तियां जुटाने लगता है, लेकिन एक अन्य परिषद सदस्य उसे ऐसा करने से रोक देता है, और हरे बालों वाला बस चौंक जाता है। रेगिस्तान में वापस जिली इस एहसास के सामने खड़ा है कि यह अब उसके लिए एक खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ मिले सभी लोग एनपीसी नहीं हैं, बल्कि जीवित मानव प्राणी हैं, और उसे उनकी भी मदद करनी है। उसे याद आता है कि मानव जीवन में उसने मिस्र के प्राचीन देवता पर पढ़ा था, जिनका महल शक्तिशाली देवता राशेन ने सील किया था। वह सोचता है, क्या देवता काबली का महल राक्षस की गुफा के पास है? फिर वह निर्देशांक देखकर समझता है कि भगवान का महल और राक्षस की मांद 2 अलग दिशाओं में है। तब सोचता है, क्या राक्षस किसी और देवस्थान की रक्षा कर रहा है? लेकिन फिर उसे जोश द्वारा बाधित किया जाता है, जो उससे बाकी पार्टी के साथ बीस्ट की गुफा में जाने के लिए कहता है, और जिली मुस्कुराता है।
वह लड़के से कहता है कि रैचेल जादुई ढाल बना सकती है और तत्वशक्ति बढ़ाकर वहीं रहकर उस महिला व उसके बच्चे की रक्षा करे। लड़की इन आदेशों को मानने को दृढ़ है। यह कहकर वे यात्रा शुरू करते हैं, पर बीस्टमैन चेतावनी देता है, मांद में गए तो सब मरेंगे। और उसकी धमकियां जी पर नहीं चलती, क्योंकि लड़का बीस्टमैन को गालियां देने लगता है, उसे शर्मिंदा कर सिखाता। तभी जो उस रस्सियां खींचकर उसे साथ चलने को मजबूर करता है। वह दल के साथ न जाने का रास्ता खोजता है। महल की गुफा में बीस्टमैन आराम करते। आसपास मृतकों की खोपड़ियां पड़ी हैं। राक्षसों का दल मनुष्यों से भरा पिंजरा राजा के पास लाकर उसे भोजन पेश करता है। अगले आदेश की प्रतीक्षा में नियन हरी आंखों वाला राजा पशु मानवों पर क्रोध से दिखता है। तभी अचानक दूसरी शक्ति आकर सभी राक्षसों को जमा कर मार देती है। बीचों बीच एक नायक उभरकर खुद को महान जादूगर नगम बताता है और शपथ लेता है कि वह सभी निर्दोषों को मुक्त करेगा। उसके साथ नायकों की सेना है। वे राक्षसों से निर्दोषों की हत्या का बदला लेंगे। वह शक्ति समेटकर बर्फीली तलवारों का बवंडर राजा पर छोड़ता है, जो सिंहासन पर यूं बैठा है मानो कुछ हुआ नहीं, पर बर्फीले भाले नहीं लगते। उसे घेरती सुरक्षात्मक परत है। यह नैन को चौंकाता है। अचानक राजा की शक्ति से वह आकाश में उठा लिया जाता है, जबकि हर अन्य नायक उसे असहायता से देखता है और नगम जादू से पीड़ा में चिल्लाता है। राजा उसे इतना यातना देता है कि जादूगर आकाश में फट जाता है और अन्य नायक शुद्ध भय और सदमे में कांपते हैं। लेकिन बीस्ट किंग सुनील, जो स्तर 85 का है, अपने अगले भोजन को देखता है। निम्न श्रेणी का बीस्टमैन देखता है कि कैसे इन युवा नायकों की पार्टी आसानी से विभिन्न राक्षसों को पराजित करती है, खासकर जिली, जो उसे सबसे खास लगता है। वह सोचता है, लड़का कहाँ से गिरा, पर जिली का ध्यान इस पर है कि वे 20 डेन नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि राक्षस को हराना और कठिन हो रहा है। फिर वह सिस्टम देखता है और समझता है, जितनी उम्मीद थी उतनी तेजी से लेवल नहीं बढ़ा रहा। रॉस आकर पूछता है कि क्या तुम अभी भी लड़ाइयों की तीव्रता से सहज नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे शक्तिशाली राक्षसों को बिना अपनी तत्वीय शक्तियों का सहारा लिए हराने वाले पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने देखा है। वो मुस्कुराकर कहता है, जीली उसका नियत साथी है और सबके जाते ही अपने गिल्ड में काम ऑफर करता है। ये सुनकर जीली चौकन्ना होता है। तभी रॉस अपने यहाँ लड़कियों की बातें छेड़ देता है, पर झेम जाता है। तभी पार्टी का एक सदस्य रॉस को याद दिलाता है कि उसके तथाकथित गिल्ड में एक सदस्य है, वह खुद, जिससे रॉस के बोल अटकते। लेकिन समय बर्बाद करने का नहीं। पेलोर का गुफा की ओर इशारा कर कहता है, राक्षस का अड्डा वहीं होगा। जीली बीस्टमैन से पुष्टि मांगता है, लेकिन वह एक रस्सी का टुकड़ा देखता है और समझ जाता है कि वह लड़ाई के दौरान ही भाग निकला होगा। लेकिन राक्षस मान से नहीं भागा, बल्कि वह उसी में घुस गया ताकि राजा को खबर दे सके और अपनी चतुराई के बदले इनाम पा सके। रॉस गुफा के किनारे खड़ा होकर गन से समझता है कि वे सही जगह पर हैं। फिर सभी अंदर जाते हैं। वे खोपड़ियों के बीच से गुजरते हैं, पर किसी बीस्टमैन से नहीं मिलते। यह रॉस को सतर्क करता है। वे 3 अलग रास्तों पर पहुंचते हैं और तय करते हैं कि 3 दिशाओं में बंटेंगे। रॉस सबके हाथ पर ज्वाला द्वार का चिन्ह बनाकर कहता है, यदि किसी को खतरा मिले या नई जानकारी मिले, तो उसे बटन की तरह दबाएं और तुरंत एक दूसरे के पास टेलीपोर्ट हो जाएं, ताकि सब सुरक्षित रह सकें। फिर उन्हें अलग-अलग गुफाओं में भेज दिया जाता है। जाने से पहले रॉस उन्हें याद दिलाता है कि खतरा हो तो सिखाया मंत्र कहना। जिली गुफा में घुसकर समझता है कि उसे तुरंत स्तर बढ़ाना है, पर कोई दैत्य नहीं मिलता। वो दौड़ते दौड़ते लाशखोर घोड़ों के झुंड को मृत मनुष्यों को खाते देखता है। खुशी में तलवार खींचता है। फिर समझता है, राक्षस अकेला नहीं, यहाँ कई हैं। वह उनकी गुफा में घुस आया है। जो बीस्टमैन पहले भागा था, अपने राजा से कहता है कि 3 कीड़े उसके पवित्र स्थल में घुस आए हैं, मगर उनके बिछाए जालों से वे इंसान पल में मरेंगे। पर झिली पर यह लागू नहीं। वह सभी लाश पक्षी घोड़ों को मक्खियों जैसा मार रहा है। उसे उनसे ज्यादा एक्सपी नहीं मिलते। यह उसे की जाता है। फिर भी वह मारता रहता है, जब तक 14 लेवल के 999 लाशखोर घोड़ों को नहीं मार देता। इतना ही नहीं, उसने प्रोफेशनल स्किल्स हासिल की, जिनमें होली लाइट, अनाइलेशन स्लैश और ब्लेसिंग्स शामिल है। उसके पास 3 स्किल्स में से 2 चुनने का विकल्प है और सोच विचार के बाद वह ब्लेसिंग्स और अनाइलेशन स्लैश का कॉम्बो चुनता है। फिर वह अपने नए दोस्तों के बारे में सोचने लगता है, क्या वे ठीक हैं या नहीं। लेकिन फिर वह अपने हाथ पर आग के निशान को देखता है, जो अभी तक धड़का ही नहीं। इसका मतलब वे दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं। फिर वह ध्यान लौटाकर अपनी ओर बढ़ते घोड़ों पर फोकस करता है। उधर जॉस हेल्फलेम स्टॉर्म से सारे राक्षसों को एक बार में खत्म कर देता है। पर तभी धुन सुनाई देती है और घूर मुड़कर उनकी ओर आती लड़की को देखते हैं, जिसने बेड़ियां तोड़ी हैं। वह गाना शुरू करती है और जॉस उससे भिड़कर कहता है कि जरूर वही सारे मॉन्स्टर्स को उसके पास भेज रही थी। लड़की मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर जमीन पट जाती है और बहुत सारे हाथ जॉस को जकड़कर उसे नीचे खींचने लगते हैं।
हीरो जूझता और समझ जाता है कि वह डरावनी लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी है, अपने खाने के लिए तैयार, और जॉस घृणा से पीछे हट जाता है। बेचारा जॉस सोचता है कि अब शायद वह यहीं मर जाएगा। तभी उहीली आती है और फुर्ती से उसके हाथ काट देती है। हाथ जॉस को छूना बंद कर देते हैं और लड़की लड़के की ओर देखती है। यह देखकर हैरान कि वह डाका को कैसे रोक सकता है। हीरो राक्षस का सिर उसकी ओर फेंक कर कहता है, उसे मारना आसान था। सुनते ही वह चीखती है। जॉस लड़के को चेताने की कोशिश करता, पर उसकी सारी ध्वनि तरंगे उस पर बिल्कुल बेअसर हैं। नई आशीर्वाद शक्ति की एक और तेज चाल से उहीली उसे मार देता, बोलकर कि उसकी आवाज़ उसे चिढ़ाती। जॉस लड़के की तारीफ ही कर रहा था कि उसके हाथ झंझनाते। वे समझते, यह फ्लेम मार्क है, यानी येलोरगा खतरे में। बेचारा येलोरगा लेवल 50 का नरक सर्प से लड़ रहा है। उसकी ताकत इतनी कम कि वह बचाव भी नहीं कर पाता। मारना तो छोड़िए, सांप उसे उड़ा देता है और बेचारा येलोरगा उड़कर दीवार से जा टकराता है, जिससे उसके शरीर से खून फूट पड़ता है। उसे भी लगता है वह इस दैत्य की गुफा में मर जाएगा। तभी चुप रहे, उहीली पहुंचकर तलवार से सांप को हटा देती है। गेली अपने नए दोस्त से पूछता है, कैसा है? मगर शक्ति देखकर सन्न होकर जवाब नहीं दे पाता। फिर जॉस उसे संभालता है। पिलोरगा कहता है, वह ऐसे राक्षस से कभी नहीं मिला। इससे उन्हें लगा, बीस्ट किंग से मिले तो वे निश्चित ही मरेंगे। पर उहीली उन्हें ज्यादा सोचने से रोकता है। कहता है, उन्हें रोकने वाला बीस्ट किंग नहीं, बल्कि उनका डर है। वह कहता है, यहाँ से निकलने को उसे बीस्ट किंग और ऐसे कई राक्षसों से लड़ना होगा, यानी जान दांव पर है। इसलिए उसके पास डर पर समय गंवाने का मौका नहीं। वह गर्व से कहता है, लड़ाई खत्म करनी होगी। जैसे सर्प फिर वार करता है, तभी हीरो पूरी ताकत लगाने को तैयार होते हैं। जॉस हमला शुरू कर पावर किक से सांप जोर से मारता है। फिर सर्प उस पर आग उगलता है, उसे मोड़ देता है। इससे फेलोर को तत्व शक्ति सक्रिय कर हैंड ऑफ जीजो से सांप का गला पकड़ने का वक्त मिलता है। फिर जॉस जहेले को संकेत देता है, जो कूदकर अपनी तलवार से सर्प के कवच को भेदता है। वह एक दरार पैदा करता है और सुरक्षात्मक परत 20% तक नष्ट हो जाती है। पर यह काफी नहीं, वह वार करता रहता है जब तक हेल्थ सर्पेंट की रक्षक स्केल न भेद दे। फिर तलवार घसीटकर सांप को ऊपर से नीचे तक चीर देता है। जॉस और येलोगा सांप की मौत देखकर खुश हैं। इससे उहीली को हेल्थ फ्लेम गॉन्टलेट नाम का छुपा हथियार मिलता है। वह इसे स्वीकार कर फिर अपने हाथ में जलते गॉन्टलेट को देखता है। उधर जॉस सोचा है कि उहीली इतनी कम मुलाकात में ही इतना ताकतवर कैसे बन गया। तभी उन्हें अंधेरे गलियारे से आवाजें सुनाई देती हैं और वे अपने पहले वाले बीस्टमैन कैदी को ढूंढ लेते हैं। बिना देर जी जॉस और उहीली उस पर टूट पड़ते। बेचारा सीधे कमरे पार जा गिरता। हड्डियां यकीनन टूटती हैं। जॉस पूछता है, वह अंदर क्या कर रहा है? कहता है, बीस्ट किंग ने जाल चलाए, इसलिए भटक गया। ये सुनकर उहीली को समझ आती है। वह नायकों के सामने भिड़ता रहता है। जोस उसे फिर लात मारकर कहता है, हमें तुरंत बीस्ट किंग के पास ले चलो। बीस्टमैन उन्हें दीवार तक ले जाकर गुप्त मंत्र जपता है। विशाल दरवाजा खुलता है। रेगिस्तान लौट दादाजी बुबुले बिगड़ता मौसम देखते हैं। फिर अपनी अलमारी तक जाते हैं, जहाँ उनका कवच रखा है। अचानक बोबन उन्हें टोकता है। कहता है कि आपने जिद छोड़ दी और आखिरकार अपना कवच देख ही लिया। यही हमारी उम्मीद है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। बुजुर्ग को उसके आने का आभास नहीं हुआ, और बोबन ने भ्रम दूर किया और कहा, वो उनकी टीम में जुड़ना चाहता है जो रेगिस्तान छोड़ने वाली है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के हत्यारे राक्षस से लड़ना पड़ सकता है। वह अडिग लगा। दादाजी ने समझा, रोकना व्यर्थ है। उधर मॉन्स्टर डेन में बीस्टमैन लॉबी से राजा की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ओहीली उन लोगों का ठिकाना पूछता है जिन्हें पकड़कर बंद किया गया है। वह कहता है कि उसे उस जगह के बारे में पता है। तो ओहीली अपने नए साथियों से अपने दोस्त को बचाने के लिए जाने को कहता है। पर जॉस इसे अपमान समझता। सोचता है ओहीली उन्हें कमजोर और बोझ समझता, पर लड़का इसे नकारता है। तभी उसके सिस्टम पर तेज चेतावनी बजती है। उसे समझ आता है कि बॉस पास है और बचने की संभावना सिर्फ 10% है। ये उसे खींचाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने लेवल बढ़ाया, फिर भी वह काफी कम है। का पूछता है उसे क्या हुआ। गिगली उसे टालकर कहता है, बीस्ट किंग से वह अकेला लड़ेगा, बाकी लोग कैदियों को बचाएं। पर जोस उसकी दया भरी पेशकश ठुकराता कहता है, वह अपने दोस्त को रणभूमि में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गिली समझाने की कोशिश करता है कि उनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम है, लेकिन जॉस कहता है कि फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी जान बचाने का एहसान चुकाने का वक्त है। गिली को समझ आता है कि बचपन से वह अपनी हर समस्या अकेले सुलझाता रहा, इसलिए वह तन्हा महसूस करता था। अब उसके 2 नए साथी हैं। वह अकेला नहीं रहा। ईस्टमैन नायको से अंदर जाने को कहता है। डरता है, क्या तो बॉस उसे मार देगा। तो वे सब खुद ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें दिखता है कि वहाँ कोई नहीं, सिंहासन खाली है। और बीस्टमैन भी हैरान है, क्योंकि राजा तो आमतौर पर वहीं बैठता है। तभी पीछे का दरवाज़ा अचानक बंद होता है
और फिलोगा को जादुई ताकत महसूस होती है जो उसे उड़ाती। जॉस और जीली भय दोस्त को देखते हैं। फिर नायक सिंहासन की ओर मुड़कर लॉर्ड सेनेल को देखता है। पेलोगा खून खांसने लगता है। यह देखकर जीली बॉस को मारने दौड़ता है, मगर उसके आसपास की सुरक्षा ढाल से टकराकर रुक जाता है। लेकिन हमला सफल है क्योंकि फेलोगा का जादू टूटता है। जॉस बच्चे को हाथों में पकड़ता है। इधर जहीले यकीन नहीं कर पा रहा कि बीस्ट किंग बिना उसे भनक लगे अपने सिंहासन पर प्रकट हो गया और उसके हमले को भी बिना किसी मेहनत के मोड़ दिया। एलोर का शक्तियां आजमाता है, पर वह अभी कमजोर और घायल है। जॉस उसे धीरे चलने को कहता है। वह दोस्त को लड़ने को कहता है। तभी अपनी खास चाल से जॉस को राजा की ओर पहुंचा देता है। आदमी छलांग लगाता है। मिलोर्गा उसे हाथ से प्रहार करता है, जबकि जीली अपनी तलवार से वार करता है। वे सब एक साथ हमला करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता और बीस्ट किंग को कोई चोट नहीं लगती। उल्टे वह हाथ झटकता है और तीनों नायक उसकी मार खा लेते हैं। जिल्ली समझता है राजा की बॉस स्किल उसका पूरा शरीर ढक रही है। फिर साथियों से पूछता है क्या वे ठीक हैं या नहीं। उसी समय राजा खड़ा होता है और कहता है कि वह मनुष्यों के साथ खेलना चाहता है क्योंकि वे उसे दिलचस्प लगते हैं। वह अचानक गायब होता है। फिर जॉस के सामने उभर आता है। समझने से पहले ही उसके पेट में मुक्का मारता है और वह खून खांसता है। जॉस क्लॉक इन कर लोहे की मुट्ठी से फिर हमला करता है, पर बेनतीजा, क्योंकि बॉस उसके वार रोक देता है। फिर राजा उसे सिर से टक्कर मारता है। जॉस की हड्डियां टूटती हैं और वह हारकर जमीन पर गिरता है। और इसके साथ ही राक्षस आखिरी वार करता है, जिससे सब अपने बेचारे दोस्त के लिए चिल्ला उठते हैं। जब धूल बैठ जाती है, राजा नीचे देखता है लेकिन उसे जॉस का शव नहीं दिखता। उसका वार तो सिर्फ जमीन पर पड़ा था। तभी उसे एहसास होता है कि जीली अपने दोस्त को उठाकर उससे दूर ले गया है। विलोर्गा अपने दोस्तों के पास दौड़ता है और जॉस बोझ बनने के लिए माफी मांगता है। लेकिन जीली को इसकी परवाह नहीं। वह वादा करता है कि वह उस कमीने से निपटेगा और अपनी तलवार निकालता है। ताजा खींच उठता है क्योंकि वह इंसानों के साथ मजे कर रहा था। जीली उबा दिखता है तो वह उस पर हमला करता है, पर जीली नायक सा पहले मिला दस्ताना पहनकर वार रोक देता है। जॉस दोस्त को देख समझता है वो बेहद ताकतवर है। राजा चकित है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका वार रोका और उसे रोमांचित करता है। फिर वह शक्ति से जीली पर 7 नरक बरपा देता है। लड़का फिर तलवार से उसका वार रोकता है और नई आशीर्वाद शक्ति से राजा को इतना मारता है कि वह टमाटर सा हवा में उछलता है। लेकिन झिल्ली नहीं रुकता। वह उस पर हमला जारी रखते हुए कहता है कि दोस्तों और निर्दोषों पर किए गए अपराध का बदला लेगा। फिर वह विनाश प्रहार चलाता है और राक्षस का मुकुट उड़ जाता है। पर बात यही खत्म नहीं। राजा शक्ति से ओझल होकर छिपकर जीली पर हमला करने की कोशिश करता है। लड़का उस ओर तलवार उछालता है, पर फर्क नहीं पड़ता। राजा टूटकर उसे गिरा देता है। वह संभलकर फिर ताकत जुटाता, अगले बार को तैयार। तभी लॉर्ड बीस्ट तत्व शक्ति छोड़ने लगता। अचानक कुरूप दैत्य सुंदर लॉर्ड बन जाता है। फिर जोरदार हमला। और बस वह पहले से ज्यादा दुष्ट और शक्तिशाली है। आंखों में नफरत लिए राक्षस झटकता है। विशाल बकरी की खोपड़ी प्रकट होती है। इतना नहीं, उससे सैकड़ों भेड़िए निकलते हैं। जीली हाथ उठाकर उन्हें रोकता है, पर यह भी बीस्ट किंग को काफी नहीं लगता। खोपड़ी डंडे से पीछे वार करता है। केली नहीं देख पाता। उसकी तलवार व खून जमीन पर टपकते हैं। बेचारा दर्द से हाँफता, फिर भी उठ खड़ा होता है। फिर राजा हाथ बढ़ाकर तत्वीय शक्ति समेटता है और जीली सोचता है कि शायद यही उसका अंत है, क्योंकि उसने इतनी बेरहम ताकत कभी नहीं देखी। राजा अब एक उन्नत राक्षस बन चुका है। वो पहले से घायल जीली पर हमला करता है। बेचारा लड़का दूर गिरता है, बार बार लात खाकर जमीन पर अधमरा तड़पता रह जाता। राक्षस हंसता, खुद को और अपडेट करता है और मनुष्यों की कमजोरी व बेकारपन पर नस्लवादी ताने कसने लगता है। तो इतना डरावना लगता है कि झीली भी क्रूर बातें मानता है। उसके असल जीवन की सब यादें लौटती हैं और वह समझता है कि उसके भीतर कई समस्याएं हैं। तभी उसकी माँ उसके दर्शन में आती है और छोटे झीली से कहती है कि अब घर चलने का समय हो गया है। अचानक झीली के लगभग मरे हुए शरीर से एक सफेद रोशनी निकलती है और फिर उसकी तलवार एक बेहद कूल राक्षसी हथियार में बदल जाती है। राक्षस राजा प्रतिद्वंद्वी को देखता है। वह फिर खड़ा, पहले जैसा स्वस्थ। उसके पास विशाल तलवार, नया कवच और शरीर है। जूली जब लगभग मर रहा था, उसने अपना नाम पुकारा सुना, और जब उसने आंखें खोली तो उसे दिखा कि वह अब गुफा में नहीं, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में तैर रहा है और चारों तरफ देख रहा है। उलझन में वह मान लेता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी एक आवाज उसे टोकती है कि वह अभी मरा नहीं है। झीली पीछे मुड़कर देखता है। ऊपर बूढ़ा तैरता दिखता है। जब वह उसका नाम लेता है, लड़का चौंक जाता। वह बूढ़ा देवदूत कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वह कौन है। बस इतना जानता है कि वह हजारों सालों से इस जगह पर है। फिर एक आवाज ने उसे बताया कि कोई उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, और वह शख्स झीली है।
लड़के के पास इतना बात करने का समय नहीं। वह कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। तभी बूढ़ा आदमी झिली की ओर हाथ बढ़ाकर उससे अपना स्वामी बनने की विनती करता है। फिर वह बताता है कि आवाज़ें कहती हैं, कोई उसका मालिक बने तभी वह यहाँ से निकल सकता है। इसलिए वह उससे गिड़गिड़ा रहा है। जी को तरस आता है और कहता है, अगर इससे वह निकल पाए तो करेगा। यह कहकर वह फरिश्ते से हाथ मिलाता है। अचानक उसके भीतर बिजली दौड़ती है और झीली को अजीब काली ऊर्जा रिश्ती महसूस होती है। वह फिर से बीस्ट किंग की गुफा में लौट आता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। अब वह अपने शरीर में ऊर्जा बहती महसूस कर सकता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने अराजकता का तत्व जागृत कर लिया है। यह देखकर वह भी दंग रह जाता है और समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी उसका तत्व होगा। किंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो कुछ सेकंड पहले तक वह बच्चा मरने वाला था, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है। यह बात जीली भी जानता है, क्योंकि उसका सिस्टम बताता है कि तत्वीय शक्ति अनलॉक होने से उसकी सारी क्षमताएं बढ़ गई हैं। वह फिर उस बूढ़े की तलवार को देखता है और समझता है कि यह भी अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। नए आत्मविश्वास के साथ वह फिर हमला शुरू करता है और बीस्ट किंग की ओर लपकता है। राक्षस अकड़ में है, लेकिन झीली उसकी रक्षा कवच बबल को यूं फोड़ देता है मानो कुछ हो ही नहीं। राजा पूरी ताकत से फिर हमला करता है, पर लड़के के सिर्फ एक अराजक बर्स्ट स्लैश से राक्षस मक्खी की तरह उड़ जाता है। वह झीली को खरोच तो दे देता है, पर इससे राजा की हालत नहीं सुधरती, क्योंकि झीली अपनी तत्वीय शक्ति से उसे माइक्रो सेकंडों में मिटा देता है। बॉस सुनील मारा जाता है और झीली को अपने सिस्टम पर संदेश मिलता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इनाम में उसे एक काला खजाने का संदूक भी मिलता है। लातिनिया रेगिस्तान में धूप और गर्मी है। बोबान और दादाजी इसी समय धान रोप रहे हैं। सैली अपने नए दोस्त की सुरक्षा को लेकर सोच में है, बेचैन भी। दादाजी कहते हैं, आज झिली न लौटा तो मैं उसे खोजने निकलूंगा। तभी जमीन कांपती है। पोर्टल खुलता है। हवा थमते ही सैली और बोबान जवाब के लिए दादाजी को देखते हैं। वे कहते हैं, यह शॉकवेव तभी निकलती है जब एक शक्तिशाली राक्षस रेगिस्तान में मरता है। यानी झिली ने बॉस को मारकर अपनी तत्व शक्ति पा ली है। बीस की मौत पर कमजोर बेस्टमैन अविश्वास से हैरत में अपने मरे बॉस को घूरता है। टिल्गा और जॉस भी बिल्कुल नहीं समझ पाते कि अभी क्या हुआ। वे जीली को देखकर सोचते हैं कि उसने तत्वीय शक्ति कैसे पाई और राक्षस को इतनी जल्दी ही कैसे मारा। टिल्गा पूछता है, लड़का क्या सोच रहा है? जीली कहता है, उसे सब कैदियों की खबर लेनी है, जबकि दोनों चोटों के कारण आराम करे। फिर वह बीस्टमैन से रास्ता दिखाने कहता है और बेचारा जानवर तुरंत जवाब देता है। लेकिन अब जीली अपने ही ट्रांस में है, क्योंकि उसने मान लिया है कि यहाँ आना उसकी गलती नहीं थी। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और देखते ही देखते वह दादा वुबुले की मदद से वापस रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन उससे कुछ कहने से पहले वह थकान से ढह जाता है। होश आने पर उसके सामने तैरती एक महिला पूछती है, कितनी देर सोना चाहता है? झिल्ली तुरंत उसे माँ पहचानता है। बेचैनी से गले लगाकर कहता है, मैंने तुम्हें सचमुच बहुत। वह महिला, जो असल में बोबान थी, बीच में बोल पड़ती है और झिल्ली फटाफट खुद को संभाल लेता है। बोबान फिर उसे खाना देती है और कहती है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हमारा द्वंद्व होगा। यह कहकर वह कमरे से निकल जाता है। झिल्ली हाथ देखता है, नए साथियों का हाल याद करने की कोशिश करता है। तभी उसका सिस्टम फिर पिंग करता है और उसे बीस्ट किंग चेस्ट याद आता है। बोबान को हराकर मिली चाबी निकालता है। चाबी सौभाग्य से फिट बैठती है। उसकी स्क्रीन पर पॉपअप बताते हैं कि उसे कई उपहार मिले, जिनमें लॉर्ड सुनील की सुरक्षा अंगूठी और एक पौराणिक छिपी वस्तु, एक अंडा भी शामिल है। जेली को लगता है कि यह उसके खाने के लिए है जब अचानक अंडा फूटने लगता है और उसे लगता है कि उसे एक नया पालतू मिल सकता है। लेकिन फिर एक बच्चा खोल से बाहर आता है और जेली को पापा बुलाने लगता है। बेचारा लड़का डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। जेली खींचता है, चेस्ट के इनाम में बच्चा क्यों? वो मतलब समझने के लिए मेनू खोलने की कोशिश करता है, मगर सिस्टम बताता है, पहले अपग्रेड करो, तभी आगे जानकारी मिलेगी। ये उसे और चिढ़ाता है, क्योंकि समझ आता है कि बच्चा उससे लग गया है और नहीं पता कि वह उसे पापा क्यों कहता रहता है। वो बच्चे को सब्जी की तरह उठाता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हें नहीं रख सकता, मेरे पास ज़रूरी काम है, इसलिए तुम्हें दादाजी बुबू, ली और सैली के पास रखवाऊंगा। इससे बच्चे का दिल दुखता है, वह रो पड़ता है। झिली चाहे जो करे, बच्चे को रोना बंद नहीं करा पाता। तभी उसका सिस्टम चेतावनी दिखाता है कि छोटे को चोट पहुंचाने पर उसे दंड मिला है। मीनू उल्टी गिनती शुरू करता है और झिली नहीं समझ पाता क्या हो रहा है। अचानक झिली को एहसास होता है कि वह अब दादाजी के घर पर नहीं है, बल्कि एक बहुत ठंडे रेगिस्तान में है। बच्चे को देखकर उसे भरोसा देने की कोशिश करता है कि नहीं छोड़ेगा, एक और जीवन की देखभाल से डरता है। लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि झिली जैसे ही मुड़ता है, स्तर 40 का राक्षस उसे घूर रहा होता है। लड़का घबराकर निकलता है,
क्योंकि उसे 30 मिनट में सारे राक्षस मारने का मिशन मिला है, वरना वो मर जाएगा। यह उसे की जाता, पर राक्षस हमला करने पैर उठाता है। तब वो बच्चे और खुद की रक्षा करता। वह बच्चे को देखकर कहता है, उसे मरने की अनुमति नहीं। फिर वह अपनी तत्वीय शक्ति जगाकर अपनी विशेष तलवार निकालता है। जैसा सोचा था, वह अंतिम रूप लेकर गंभीर हो जाता है। छोटा बच्चा खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसके पापा बेहद कूल हैं। रेगिस्तान में दादाजी बुबुले झिल्ली के कमरे की ओर जा रहे हैं। तभी बोबान उन्हें रोककर पूछती है कि क्या उन्होंने मिलकर भगवान का ठिकाना खोजने को लोग जुटाए हैं। लेकिन बूढ़े ने जवाब दिया, हालत उसकी सोच से भी बदतर है, क्योंकि लोग झूठ और अफवाहों पर यकीन करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करना चाहते। वो बान गुस्सा होकर कहती है, लोग मदद न दे तो वे मिशन पर अकेले जाएंगे। लेकिन बूढ़ा जानता है कि बाहर के दैत्य बदतर हैं और वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। वो बात खत्म कर उसे जीली को देखने साथ आने को कहता है। उसी समय सैली भी पहुंचती है और जुड़कर देखती है कि कौन सा एलिमेंटल पावर जोन जागा है। वह इंतजार नहीं करती, कमरे की ओर दौड़ती है। बोबान अपने आजीवन प्यार को दूसरे आदमी को देखने दौड़ते देखकर ईर्ष्या से ही घुरता है। दूसरी ओर झीली कई जानवरों को हरा चुका है, पर यह काफी नहीं, इसलिए वह उन्मादी होकर रास्ते में आने वाले सबको काट रहा है। तभी उसका सिस्टम बताता है कि मिशन पूरा हुआ और झीली राहत की सांस लेता है। बच्चा खुशी से झूमता है, गरीब लड़का गाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसके पिता इंसानी नायक हैं। अचानक वे दोनों टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान लौटते हैं। झिली राहत की सांस लेता है। ठीक समय पर सैली अंदर घुस आती है और अपने सामने छोटे से बच्चे को देखती है, उलझन में, क्योंकि उसे नहीं पता कि बच्चा किसका है। अचानक सैली चीखने लगती है। प्यारे छोटे बच्चे को देखकर वह झिली से पूछती है कि वह कहाँ से आया और लड़का बेवकूफ़ी से जवाब देता है कि बच्चे ने एक अंडा दिया। और यह बात सैली को भी मज़ेदार लगती है। लेकिन झिली खुश नहीं है जब वह कहता है कि वह उससे छुटकारा भी नहीं पा सकता। उसी समय दादाजी बुबुले अंदर आते हैं और पूछते हैं कि सैली इतनी चिल्ला क्यों हो रही है, और लड़की गर्व से बूढ़े आदमी को बच्चा दिखाती है, यह कहते हुए कि झिली ने उसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में पाया। बोबान उसकी ओर मुड़कर कहती है, पहले आई थी तब बच्चा नहीं दिखा। झिली बात टालता है, कहता है कि उसे बच्चा राक्षस की गुफा से ही मिला। दादाजी विषय निपटाकर बोबान, सैली और लड़की को विदा करते हैं। फिर जाने से पहले बच्चे को अलविदा कहते हैं। बच्चा झिली की ओर मुड़कर कहता है कि उसे भूख लगी है और लड़का तुरंत समझ जाता है, यह कहते हुए कि उसकी बड़ी बहन सैली खाना तैयार करने जा रही है। अचानक बूढ़ा आदमी माफी मांगने लगता है और लड़का पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। फिर बूढ़ा कहता है, उसने उसे उच्च श्रेणी के राक्षस के पास भेजकर लापरवाही की, वो उसकी वजह से मर सकता था। पर लड़का असहमत है, वह आवाज़ उसकी भी थी, और वह जीता क्योंकि अंततः उसे समझ आया, यहाँ आना संयोग नहीं था। जी को याद आता है कि युद्ध में वह एक स्पेस डायमेंशन में गया, जहाँ एक चाचा मिले। उन्होंने कहा, मैं लड़के का लंबे समय से इंतजार में था। तब बूढ़े ने झीली से उसका गुरु बनने को कहा। लड़के ने समझा कि कोई विकल्प नहीं, तो मान गया, और तभी उसे अराजकता तत्व की शक्ति मिली। झीली पूछता है, क्या तत्वीय शक्तियां मिलने पर हर कोई आयाम में जाता है? बूढ़ा कहता है, नहीं, ये सबके साथ नहीं होता। फिर उसे याद आता है, प्राचीन किताब में अपने अराजक तत्व पढ़ा था। इससे लड़का ध्यान देता, क्योंकि उसे जवाब चाहिए। तब बूढ़ा कहानी शुरू करता है, कहता है कि किताब ने बताया, हजारों साल पहले दुष्ट देवता मुरवोस मानव जगत में आए और अराजकता, कत्लेआम, बुराई फैलाई। लोग उसके हाथों मर रहे थे, इसलिए उनके पास उससे लड़ने के अलावा न था। पर मानवता विलुप्ति के कगार पर थी। तभी हेस्योड नामक नायक प्रकट हुआ, अराजकता की शक्ति लिए, और सभी दानवों से लड़ा। हेस्योड ने सेना जुटाई और कई वर्षों तक दुष्ट देवता व उसके अनुचरों से लड़ा। अंततः उसने म्यूरियस को उस नरक टॉवर अल्फालोस के अंदर मारकर मोहरबंद किया, और बलिदान के तौर पर नायक को भी वहीं रहना पड़ा। जेली पूछता है, क्या उसने उस हीरो को स्पेस आयाम में देखा? बूढ़ा भी यही मानता है। तभी सैली बीच में बोलती है, और बूढ़ा चुप होकर कहता है, पुष्टि तक इसे गुप्त रखें। सैली ने सबके लिए बहुत सा खाना बनाया। यह देख जेली उसकी खूब प्रशंसा करता है। सैली लजाती है, फिर शेफ की ओर मुड़कर कहती है, असली मास्टरमाइंड वही है। चीफ वही गुफा वाला बीस्टमैन निकलता है। जेली चौंकता भी वह खींचता है। वह पूछता है, वहाँ क्या कर रहा था? बीस्टमैन ला सेडेलू कहता है, बूढ़े ने उसे यहाँ लाया, इसलिए उस और परिवार पर मेहरबान है। दादाजी कहते हैं कि उनके पास लैटिनिया के बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वह उसे लाए ताकि वे एक अंदाजा लगा सकें। तभी बच्चा बीस्टमैन के पास पहुंच जाता है और उसे छेड़ने लगता है, और जेली अपने दोस्तों जोस और फिलोरगा के बारे में पूछता है, और सैली जवाब देती है कि उसके दादाजी ने उन्हें उनकी चोटों के इलाज के लिए शहर के उपचार केंद्र भेज दिया है। जवाब से संतुष्ट होकर सब खाने लगते हैं और बीस्टमैन की पाक कला की जमकर तारीफ करते हैं। पर वे नहीं जानते लॉर्ड हिक्स अब भी झिली पर नजर रखता और खींचता है कि वह अभी उनके साथ रहता।
नेदर जगत में कहीं एक ड्रैगन किले की ओर उड़ता है, जहां रेशमी चांदी बालों वाला आदमी बैंगनी गुलाब निहारता है। उसके पीछे ड्रैगन पशु उतरते हैं। वह उसे अर्गलिस मांगकर पुकारता है और उनमें से एक मानव बन जाता है। वह हेडिस को प्रणाम कर पूछता है, इतनी तत्परता क्यों बुलाया? हेड्स हल्की मुस्कान के साथ समझाता है कि वह दुनिया से सुनील की ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा और उसे डर है कि सुनील शायद मर चुका है। यह सुनकर आर्गलिस स्तब्ध है। कोई उसे मारने की ताकत नहीं रखता। इसलिए हेड्स चाहता है कि दैत्य लैटिनिया जाकर वहां क्या हुआ, जांच करे। वफादार सेवक सा आर्गलिस मानता है और पूरी सच्चाई उजागर करने की कसम खाता है। लैटिनिया लौटकर सैली यह सुनकर हैरान हो जाती है कि जिली को बीस्ट की गुफा में कितने बीस्ट को मारना पड़ा। हालांकि बोबन प्रभावित नहीं होता और कहता है कि वह भी आसानी से ऐसा कर सकता था। जूली उसे अपमानित कर जवाब देती। इससे शैडो असैसिन चिढ़ता, क्योंकि लड़का उसकी क्रश के सामने उसका मजाक उड़ाता। फिर सैली पूछती है जिली ने कौन सा तत्व जागृत किया, पर वह टालकर पूछता है, लोग अक्सर क्या जागृत करते हैं? कहती है उपचारक अक्सर प्रकाश तत्व जगाते, पर उसने दूसरे उपचारकों को शक्तिशाली तत्व पाते देखा। चिली सहजता से कहता है, शायद उसे प्रकाश तत्व मिला। बोबन सहमत होकर उसे कमजोर दिखाता है, पर लड़का जानता है दादाजी ने उसे कुछ समय तक फिलहाल चुप ही रहने को कहा है। कल डेल के उपचार केंद्र पहुंचता है, जहां जोस और फिलोरगा है। उनकी खबर लेने जल्द अंदर जाता है। अचानक जिली के नीचे पोर्टल खुलता है। प्रतिक्रिया से पहले वह क्लिनिक से बाहर पहुंचा दिया जाता है। सैली मुड़कर देखती है। न जिली कहीं दिखता है, न बच्चा नजर आता। उधर उकताकर और चिढ़ा हुआ जिली खुद को एक हॉल में पाता है और समझने के लिए इधर उधर देखता है कि उसे वहां क्यों लाया गया है। अचानक हरे बालों वाला हिक्स छायाओं से निकलकर सामने आता है और बताता है कि उसने जादू से जिली को बुलाया है। वह अपना परिचय ताऊ में से एक के रूप में